जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका स्ट्रेटजी विद रवि में। आज हम लोग बात करेंगे भूगोल विषय की चल रही कक्षाओं में अगले टॉपिक के ऊपर। मैंने आप सबसे वादा किया था कि मैं इस चैनल पे पुनः वीडियो लाने वाला हूं और पुनः इस चैनल पे काम करने वाला हूं। तो उस वादे को निभाते हुए मेरा जो अगला टॉपिक है आप सबके लिए वो तैयार है। मैं पढ़ाऊँगा अभी आप सबको। और यह जो टॉपिक है इसका नाम है आइसोस्टेसी, जैसा कि ऊपर लिखा है, या इसको हिंदी में भू संतुलन कहते हैं। भू संतुलन हमारी उन परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है जो परीक्षाएं खास करके टीचिंग एग्जाम वाली हैं, या जैसे हम लोग बात करें तो टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी और आपका यूपीएससी मेंस या यूपीएससी जो मेंस है और यूपीएससी ऑप्शनल है, प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। इन सब के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इन परीक्षाओं में किसी भी एक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए आप ये जो वीडियो है 10 से 15 मिनट का, आप इस पे बने रहिए। आपके जितने भी सवाल होंगे या जितने भी इस टॉपिक से पूछे जाएंगे, एक भी सवाल गलत नहीं होगा। तो बने रहिए। मैं शुरू करता हूँ आइसोस्टेसी। आइसोस्टेसी आखिर है क्या? आइसोस्टेसी में वो कौन से शब्द हैं जो हमसे बार बार पूछे जाते हैं? देखिए, आइसोस्टेसी शब्द जो है वो एक तो 2-3 क्वेश्चन इसमें बिल्कुल पेट हैं। कहने का मतलब है बिल्कुल किसी भी परीक्षा में यही क्वेश्चन आएंगे और यही पूछे जाएंगे, इतना इसमें कंफर्म है। तो हम लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी नहीं, कम समय में जब हमारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो हमको ज़्यादा फिर उस तरीके से इसको नहीं देखना। देखिए, आइसोस्टेसी जो टॉपिक है बहुत आसान है, बहुत सरल है। हम लोग बस उसको अच्छे से पढ़ते नहीं या हमको कोई अच्छे से पढ़ाता नहीं, लेकिन हम आपके लिए मेहनत करके आपको पढ़ाएंगे, आपको समझाएंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जो भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बनेगा वो भी आप कर लेंगे और आपका सिलेक्शन निश्चित है। तो आइसोस्टेसी है क्या? भू संतुलन आखिर है क्या? शब्द कहाँ से आया? इसमें कौन कौन से शब्द हैं जो हमसे पूछ लिए गए? तो उन सब के बारे में देखते हैं। देखिए, परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी पर तमाम वस्तुओं की स्थिरता, परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी पर तमाम वस्तुओं की स्थिरता की दशा जो है वो क्या है? भू संतुलन है। यानी कि हम बात करें परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी पर तमाम वस्तुओं में, किसमें? वस्तुओं में स्थिरता ही भू संतुलन है। अब इस एक लाइन से पूरा अर्थ निकल रहा है। परिभ्रमण कर रही है पृथ्वी, आप सबको पता है, बहुत तेजी से गति कर रही है, बहुत तेजी से परिभ्रमण कर रही है। अच्छा, इसी पृथ्वी पे आपको बड़े बड़े पर्वत, पठार, मैदान, झील और बड़ी बड़ी खाइयां, आपको सब ऐसे उच्चावच आपको देखने को मिलते हैं। अब क्या है? अब आप देखेंगे कि इतनी बड़ी बड़ी स्थलाकृतियां हैं और इतनी बड़ी बड़ी स्थलाकृतियां के बावजूद भी, इतने तेज पृथ्वी घूम रही है उसके बावजूद भी ये सब टिके हुए हैं। कैसे टिके हुए हैं? अचंभे वाली बात है ना। जैसे ये मार्कर के ऊपर आपने इसका कैप रख दिया। अब सोचिए, पृथ्वी तो बहुत तेज गति कर रही है और हम अगर जैसे भी इसको गति में लाते हैं तो देखिए इसका कैप गिर गया। अब इसके ऊपर कैप एक टिक नहीं पाया। उसके बाद भी हम देखते हैं कि पृथ्वी इतनी तेजी से घूम रही है और ये इतनी बड़ी बड़ी स्थलाकृतियां टिकी हुई है। कैसे? सोचने वाली बात है ना। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे भू संतुलन की प्रमुख संकल्पनाओं को या प्रमुख विचारकों को। कौन कौन से विचारक, चाहे वो डटन हो, एरी हो, प्राट हो, उन्होंने क्या कहा इसके बारे में, इसको हमको जानना है। वहीं से क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए क्या है आइसोस्टेसी जो शब्द है। आइसोस्टेसी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। आइसोस्टेसी जो शब्द है, आइसोस्टेसी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के शब्द किससे? आइसोस्टेसियस से लिया गया है।
जिसका अर्थ है समस्थिति, समस्थिति या समान स्थिति। अब शब्द से हमको समझ में आ रहा है, समान स्थिति का मतलब एक समान स्थिति है ना, समस्थिति समान स्थिति बात एक ही है। आइसोस्टेसिस का अर्थ क्या हुआ, समान स्थिति। कहां से लिया गया है, ग्रीक भाषा से। किस शब्द को, आइसोस्टेसिस शब्द को कहां से लिया गया है, ग्रीक भाषा से। या आइसोस्टेसिस शब्द कहां का है, ग्रीक भाषा का। यह क्वेश्चन बनता है और बन सकता है, यह क्वेश्चन बनता है, बन सकता है और बनेगा भी, इसलिए इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। इसका अर्थ क्या है हमको ध्यान रखना है। उसके बाद यह जो आइसोस्टेसिस शब्द है ये कब आया, तो आइसोस्टेसिस शब्द जो है 1889 में डटन महोदय के द्वारा, डटन महोदय ने कौन सा शब्द दिया, भू संतुलन शब्द। किसने दिया, डटन महोदय ने। बहुत 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 बार पूछा गया है, कब दिया है, 1889 में। किसने दिया, डटन महोदय ने। कौन सा शब्द दिया, भू संतुलन दिया। इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। तो डटन महोदय का प्रथम योगदान है। डटन महोदय इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि इन्होंने ही तो शब्द दिया। लेकिन अच्छी बात यह है हमारे लिए कि 1859 में इसकी जो शुरुआत है, इस ईस्वी में इसकी शुरुआत जो है वो भारत में हो जाती है। भारत में कहां पे हो जाती है, भारत में हो जाती है हिमालय के नजदीक उत्तर भारत का क्षेत्र कल्याण और कल्याणपुर में। अब आप सोचिए कि कल्याण और कल्याणपुर में 1859 में ही भारत में इसकी शुरुआत हो जाती है। इसके बारे में विचार होने शुरू हो जाते हैं, इसके बारे में काम होना शुरू हो जाता है। लेकिन देखिए वही हुआ ना कि हमने काम किया और श्रेय कोई दूसरा ले गया। वही हुआ, भारत में काम चल रहा था, इसका श्रेय देखिए। और जबकि कितना 59 में शुरू हो गया काम इसके पीछे, और 1889 में डटन महोदय इसका पूरा श्रेय ले जाते हैं। तो ये कुछ हम लोगों की कमी है, खैर उसको बाद में रखते हैं। तो 1859 में भारत में शुरुआत हो जाती, कहां से, कल्याण और कल्याणपुर में। तो ये तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। देखिए 3 क्वेश्चन बने, 1 2 3। 3 से डटन महोदय, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, यानी कि 10-12 क्वेश्चन यहीं पे आपके बन सकते हैं। भू संतुलन किसने दिया, डटन ने। डटन ने क्या दिया, भू संतुलन। भू संतुलन कब आया, 1889 में। और 1889 में किसने दिया, डटन ने। डटन ने कब दिया, 1889 में। तो ऐसे घुमा फिरा के कई क्वेश्चन बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके बाद हम लोग बात करें डटन महोदय का उद्देश्य क्या था। डटन महोदय का उद्देश्य क्या था। देखिए डटन महोदय के उद्देश्य की बात करें तो डटन महोदय का जो उद्देश्य था, इनका उद्देश्य था कि ऊंचे उठे भाग और नीचे धसे भागों में संतुलन स्थापित करना था। इनका उद्देश्य क्या था, ऊंचे उठे भागों में और नीचे धसे भागों में संतुलन स्थापित करना। यानी कि डटन महोदय, किसका यह उद्देश्य था, डटन महोदय का। ध्यान रखना, डटन महोदय का उद्देश्य था। डटन महोदय के अंदर यह था कि आखिर ये ऊंचे उठे भाग, पर्वत, पठार, मैदान, झील, तालाब, ये आखिर इनमें संतुलन कैसे बन रहा, कैसे ये टिके हुए हैं, यही इनके अंदर इनका एक उद्देश्य था। तो इन्होंने खुद बताया, इन्होंने ही बताया कि भाई साहब ऐसा है कि जो भाग जितना ऊंचा है, यानी कि ऊंचे भागों का एक तो वजन कम कहे या घनत्व कम कहे, घनत्व कम होगा। और नीचे धसे भागों का जो घनत्व है वो क्या होगा, ज्यादा होगा।
ये किसने कहा? डटन महोदय ने। ध्यान रखना क्वेश्चन बना है, किसने कहा? डटन महोदय ने। लेकिन इन्होंने कहा कि एक ऐसी स्थिति आएगी जहां पे इन सब का भार जो है समान होगा, इन सब का घनत्व जो है वो समान होगा, और एक उन्होंने रेखा की कल्पना की और उस रेखा को इन्होंने कहा समदाब तल, समतोल तल, क्षतिपूर्ति तल आदि के नामों से इन्होंने बताया। इसको इन्होंने लेवल ऑफ यूनिफॉर्म आइसोस्टेटिक लाइन, इन्होंने ये सारे इसके नाम दिए। तो इन्होंने क्या कहा? इनका एक सीधा सा अर्थ निकलता है कि इन्होंने कहा ऊंचाई और घनत्व में, ऊंचाई और घनत्व में क्या है? उल्टा वो है, यानी कि ऊंचाई और घनत्व का जो अनुपात है वो कैसा है? उल्टा है। किसका? ऊंचाई और घनत्व का। देखिए ना, ऊंचे उठे भागों का घनत्व कम है, नीचे धसे भागों का घनत्व ज्यादा है। कहने का मतलब यह है पर्वत सबसे ज्यादा ऊंचे, इनका घनत्व सबसे कम। पठार से नीचे, इनका घनत्व पर्वत से ज्यादा। इनसे नीचे मैदान का घनत्व पठारों से ज्यादा। इनसे नीचे समुद्र की तली, उसका घनत्व सबसे ज्यादा। लेकिन एक रेखा ऐसी होगी जहां पे सभी का घनत्व क्या होगा? बराबर होगा। तो हम लोग बात करते हैं इसकी शुरुआत की। हम लोग बात करते हैं इसकी शुरुआत की। 1859 में किस प्रकार से शुरुआत होती है? तो देखिए 1859 में क्या होता है? 1859 में क्या होता है? दो शहर या दो स्थान उत्तर भारत के, एक तो कल्याण और कल्याणपुर। कल्याण और कल्याणपुर का भूगर्भिक सर्वेक्षण चल रहा था, जिसमें अक्षांशों का निर्धारण करना था। किसके अंडर में चल रहा था? सर जॉर्ज एवरेस्ट के निर्देशन में इन दोनों का सर्वेक्षण चल रहा था, और इन दोनों के सर्वेक्षण में पाया गया 0.5 डिग्री का अंतर। कितना पाया गया? 0.5 डिग्री का अंतर पाया गया। तो यहां पे अब जब सर्वेक्षण चल रहा था तो इसमें 0.5 डिग्री का अंतर पाया गया, और जब ये अंतर देखा गया तो लोगों के दिमाग काम करना बंद कर दिए कि आखिर ये अंतर आया कैसे, अक्षांशों का निर्धारण कैसे करेंगे। तो एरी महोदय को बुलाया गया, और एरी महोदय को जब बुलाया गया तो एरी महोदय ने कहा ये कुछ नहीं, ये सिर्फ इसके नजदीक जो है, इसके ऊपर क्या है? हिमालय है, और हिमालय की जो है आकर्षण शक्ति है, और कुछ नहीं। तो एरी महोदय ने कहा या कुछ नहीं, हिमालय की आकर्षण शक्ति है जो क्या कर रही है? सर्वेक्षण में जो पेंडुलम प्रयोग आ रहा है, पेंडुलम को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। अपनी ओर क्या कर रही है? आकर्षित कर रही है। तो यह किसका कहना था? यह कहना था एरी का। एरी के बाद में प्लॉट आते हैं, और भी कई लोग आते हैं जो इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके बारे में हम लोग पहले देख लेते हैं। तो फिर जो हमारा 1859 में भू सर्वेक्षण चल रहा था सर जॉर्ज एवरेस्ट के निर्देशन में, तो सिंधु गंगा मैदान का जो है अक्षांश निर्धारण करना था, जिसमें दो स्थान कल्याण और कल्याणपुर थे। और कल्याण की जो दूरी थी हिमालय से वो 60 मील दूर थी, लेकिन फिर भी जो है इसमें जो अंतर पाया गया
लगभग 0.5 डिग्री का अंतर पाया गया। तो इसमें एरी को बुलाया गया। एरी ने कहा कुछ और नहीं, ये जो है हिमालय की आकर्षण शक्ति है। तो एरी ने एक सिद्धांत दिया अपना आइसोस्टेसी के ऊपर। इन्होंने कहा, एक नाव का उदाहरण देते हुए इन्होंने कहा कि देखिए, एरी ने कहा, एरी की जो संकल्पना थी, इन्होंने क्या कहा कि देखिए, जो सियाल है, सियाल जो है वो सीमा पे, सियाल जो है वो सीमा पे तैर रही है, सीमा पर तैर रही है, तैर रही है। और सियाल जो है सीमा पर तैर रही है। उसके बाद इन्होंने कहा कि देखिए, पृथ्वी पे जितनी भी स्थलाकृतियां हैं कुछ और नहीं, ये सब नाव के रूप में है। इन्होंने एक नाव का उदाहरण दिया, नाव का उदाहरण दिया हिमालय को लेकर, हिमालय को लेकर नाव का उदाहरण दिया। यानी कि इन्होंने ये नहीं कहा कि आइसबर्ग का जो उदाहरण है इन्होंने नहीं दिया, लेकिन इनके ऊपर लागू होकर बात की सब लोगों ने कि आइसबर्ग जो है उसी के आधार पे, जैसे नाव का हिस्सा कुछ नीचे रहता है, वैसे कहा जितना हिमालय ऊपर है उतना ही हिमालय उससे कई गुना जो हिमालय है नीचे है। यानी कि आइसबर्ग की जो है वो संकल्पना क्या कहती है, 1/9 वाली। यानी कि एक हिस्सा अगर जो ऊपर है तो उसका 9 हिस्सा जो है नीचे। तो इस प्रकार से तो बात की जाए तो हिमालय तो 8,848 मीटर ऊंचा है, 8,848 मीटर ऊंचा है। तो अगर इसको 9 से गुणा करें तो 79,632 मीटर हो जाएगा कहीं ना कहीं जाके। तो 79,032 मीटर नीचे भी हिमालय। लोगों ने कहा भाई ऐसा वैसा तो बनेगा नहीं, क्योंकि हमको ये भी पता है ना कि 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस, कितना 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। और जब इतना बढ़ता है तो भाई साहब ये बताइए, इतना नीचे जाने पे तब तो ये पिघल जाएगा सब। तो एरी महोदय इस मामले में थोड़ा सा कमजोर हो जाते हैं। यानी कि इन्होंने कहा कि जैसे, इन्होंने क्या कहा कि जैसे मान लीजिए ये कोई वो है और इन्होंने कहा जो भाग जितना ऊपर उठा है उतना ही नीचे धंसा हुआ है। यानी कि इन्होंने इस तरीके से बताया। अब आप देखिए, जो भाग जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, इन्होंने यह बताने का प्रयास किया और कहा कि इसी से जो है वो संतुलन की अवस्था बन पाती है या संतुलन हो पाता है। तो ये तो रहा एरी महोदय का विचार। तो कैसे संतुलन स्थापित हो पाएगा? यानी कि सभी स्तंभ जो थे, इन्होंने कहा सभी स्तंभ जो हैं उनका घनत्व क्या होगा, बराबर होगा। और जब सबका घनत्व बराबर होगा और इनकी सिर्फ क्या होगा, गहराई में अंतर होगा, ना कि उसमें। यानी इन्होंने कहा जो भाग जितना ऊपर उठा है वह उतना ही नीचे धंसा है। और इनमें क्या है, घनत्व, इसी से इन सभी का घनत्व बराबर है। बस किसमें अंतर है, गहराई में अंतर है। गहराई में अंतर है जिससे क्या हो रहा है, इस भू संतुलन बन पा रहा है। आप लोग समझिए कि जो भाग जितना ऊपर उठा हुआ है उतना ही नीचे धंसा हुआ है, और जो भाग जितना ऊपर उठा हुआ है नीचे धंसा हुआ है उसके घनत्व उनका सबका बराबर है, लेकिन अंतर किसमें है, गहराई में अंतर है और कहीं कुछ नहीं है। तो ये तो है एरी महोदय की संकल्पना। अब हम लोग देखते हैं प्राट महोदय ने क्या कहा। सर जॉर्ज एरी महोदय ने तो बहुत कुछ बताया, लेकिन अब प्राट महोदय क्या कहते हैं उसके बारे में देखते हैं।
तो प्राट महोदय क्या कहते हैं? प्राट महोदय का कहना है कि देखिए, पृथ्वी पे संतुलन तभी स्थापित है, जो भाग जितना है ऊंचा है उसका घनत्व उतना ही कम है, जो भाग जितना नीचा है उसका घनत्व उतना ही अधिक है। लेकिन इन्होंने कहा कि क्षतिपूर्ति तल के नीचे सभी का घनत्व जो है बराबर है। यानी कि इन्होंने कुछ इस तरीके से कहा कि ये मान लो पर्वत है, ये पठार है, ये मैदान है। तो जो पर्वत, पठार, मैदान यानी कि 1 2 3 एक स्तंभ में घनत्व बराबर होगा, एक स्तंभ में घनत्व बराबर होगा, लेकिन एक से दूसरे स्तंभ में जाने पर घनत्व में अंतर आएगा। यानी कि इससे नीचा है तो घनत्व ज्यादा, इससे नीचा ये है तो घनत्व ज्यादा। यानी कि इस स्तंभ में, पूरे स्तंभ में घनत्व बराबर होगा, लेकिन दूसरे की अपेक्षा इसमें क्या होगा? अंतर होगा, और तीसरे की अपेक्षा अंतर पाया जाएगा। लेकिन इन सब के नीचे क्या होगा? ये जो क्षतिपूर्ति तल जो है, इसके नीचे सभी का घनत्व क्या होगा? बराबर होगा। सभी का घनत्व क्या होगा? बराबर होगा। ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा है प्राट महोदय ने। प्राट महोदय ने कहा कि इसी कारण जो है संतुलन स्थापित हो पाता है। यानी कि ऊंचा स्तंभ घनत्व क्या होगा? कम होगा। अब देखिए, ऊंचा स्तंभ घनत्व कम, नीचा स्तंभ घनत्व क्या होगा? ज्यादा होगा। ऊंचा स्तंभ घनत्व कम, नीचा स्तंभ घनत्व ज्यादा। तो इसी को इन्होंने क्षतिपूर्ति तल का नियम भी बताया। क्षतिपूर्ति तल का नियम किसने बताया? प्राट महोदय ने कहा कि पर्वतों का घनत्व पठारों से कम, पठारों का घनत्व मैदानों से कम, और मैदानों का घनत्व समुद्र तल से कम। यानी कि हम लोग कह सकते हैं जो जितना नीचे उसका घनत्व उतना ही ज्यादा, जो जितना ऊंचा उसका घनत्व उतना ही कम। तो ये वाली हमको सिद्ध हो गई। तो प्राट ने अंत में क्या कहा कि संतुलन की अवस्था इसलिए बनी हुई है क्योंकि क्षतिपूर्ति तल के सभी क्या हैं? क्षतिपूर्ति तल के नीचे सभी का घनत्व और भार जो है वो बराबर है। ऊपर एक दूसरे के में अंतर हो सकता है, लेकिन उसी स्तंभ में घनत्व में अंतर हो ऐसा नहीं है, लेकिन दूसरे की अपेक्षा इसमें अंतर होगा। लेकिन क्षतिपूर्ति तल के बाद में सभी का घनत्व जो है वो समान हो जाएगा, जिससे क्या है? संतुलन की अवस्था बनी रहेगी। और इसमें क्या होगा? गहराई में अंतर, समान गहराई में समान घनत्व हमको देखने को मिल जाता है। लेकिन इसमें एक और आपको देखने को चीज मिलेगी। एक आते हैं बोवी महोदय का योगदान ऐसे रहा है। बोवी महोदय एरी और प्राट में इन्होंने क्या की? समानता बनाई। एरी और प्राट को एक साथ सम्मिलित करके अपना एक सिद्धांत के रूप में इन्होंने प्रदर्शित किया। इसके अलावा बोवी के अलावा हिस्केनन और आपका हेफोर्ड, ये भी आपको देखने को मिल जाते हैं, जो भू संतुलन की संकल्पना से संबंधित हैं। तो ये रही भू संतुलन की संकल्पना। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी।
और यह जो है टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, यूपीएससी, केवीएस, एनवीएस, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से जो भी हमने बताया सारा कुछ इंपॉर्टेंट था, कुछ भी इसमें स्किप करने वाला नहीं था। ये सारे जगहों से क्वेश्चन बन सकते हैं और बने हैं, इसलिए आप लोगों को अगर एक नहीं समझ में आया होगा तो आप एक बार इस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। आगे से आपके लिए ऐसे ही अब निरंतर इस चैनल पे वीडियो मिलते रहेंगे। नमस्कार।